ओके, सो हेलो एवरीवन, मैं उसी आशीष केडिया। एंड दोस्तों, इस वीडियो में मैं मेनली आपसे दो बातें करने वाला हूं। हाँ, इस वीडियो में पहला डेमो लेक्चर आपके सीयूईटी के एग्जाम्स के लिए मौजूद है, जिस पर आप अगले 3-4 मिनट मेरी बात को सुन लो, फिर आप प्रोसीड करना। दोस्तों, जनरली स्टूडेंट्स का सीयूईटी के बारे में क्वेश्चन आता है कि सर, हमें अगर डीयू में जाना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना है, तो हम लोग कौन से सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन ले। मैं बोलता हूं, पहली बात तो ये देखो कि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऑलरेडी 11-12 में क्या था, कौन से सब्जेक्ट्स में आप बढ़िया थे। नंबर 1 तो वो है, तो पहले वो प्रेफर करो। नंबर 2, अगर आप बीकॉम जैसे कोर्स के लिए जाओगे तो आप मैथ्स या अकाउंट्स में से एक लेना जरूरी है, और मैं एडवाइस करूंगा कि एक ही लो और उस पर मेहनत करो। हालांकि अगर आप लोग बोलोगे कि सर हम मेरा दोनों ही सॉलिड प्रिपरेशन है, तो गो फॉर इट, मतलब कोई आपको रोक नहीं रहा इस चीज से। मैं एक लार्जर क्राउड के लिए बोल रहा हूं कि स्टूडेंट जनरली मैथ्स या अकाउंट्स में, एक लार्जर क्राउड जो होता है, किसी एक में बहुत कॉन्फिडेंट रहता है, एक में उतना नहीं रहता। तो मैं बोलता हूं, अगर आप बीकॉम के लिए जा रहे हो तो डीयू में मैथ्स या अकाउंट्स में से एक कंपलसरी होता है, तो फिर अकॉर्डिंगली डिसाइड कीजिए। हाँ, अगर आप इको ऑनर्स, स्टैट्स ऑनर्स जैसे कोर्सेज के लिए जाते हो तो मैथमेटिक्स इज कंपलसरी, तब आप मैथ्स की तरफ अपना ध्यान बटाइए। ये हो गया एक पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट कि सर, आप जो हमें सीयूईटी के लिए प्रिपेयर करवाओगे, उसके लिए जो आपके लेक्चर्स हैं, हम लोग अगर डेमो देखना चाहते हैं तो कैसे देखें। तो देखो, इसी वीडियो में बीएसटी का डेमो लेक्चर है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, मैं एक बार डेट्स भी शेयर कर दे रहा हूं, कब लाइव डेमो आने वाला है यूट्यूब पर, ये देख लो। 20 मार्च को, 25 मार्च को और 27 मार्च को स्क्रीनशॉट ले लो। 2 PM पे इको, अगेन 2 PM अकाउंट्स 25 मार्च, एंड 2 PM 27 मार्च को ये बीएसटी। ये हो गया पहला पॉइंट। बीएसटी का एक डेमो लेक्चर तो आपको इस वीडियो के साथ साथ ही मिल रहा है, राइट? ओके। इसमें आपको बाय द वे ये भी दिखेगा कि हम लोग कैसे आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे, क्या होमवर्क है, क्या क्वेश्चंस है जो आप लोगों को प्रैक्टिस करने रहेंगे, राइट? वो सब आपको पता लगेगा। सर, लेकिन आपकी जो रेगुलर क्लासेस है वो किस फॉर्मेट में होती है, क्या होती है, वो मैं बता देता हूं। दोस्तों, जो हमारे रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस होती हैं वो होंगी गूगल मीट पे, जी मीट पर होंगी, नंबर 1। नंबर 2, ये ऑब्वियसली उन स्टूडेंट्स के लिए होंगी जिन्होंने एनरोल किया होगा, हमारे यहां पर एडमिशन लिया होगा, जिसका ऑब्वियसली जो डिटेल्स है वो आप व्हाट्सएप करोगे, जो मेरे बगल में नंबर दिख रहा है आपको, तो उस पर आपको पता लग जाएगा क्या डिटेल्स है, राइट? अगर मैं बात करूं आपसे रेगुलर क्लासेस के स्केड्यूल की, तो जो भी मंडे वेंसडे फ्राइडे को क्लासेस होंगी वो 11:30 पे मॉर्निंग में होंगी, और ट्यूसडे थर्सडे 2 PM पे होंगी। सर, आप लोग कौन से सब्जेक्ट्स के लिए हमें तैयार करवा रहे हो? अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बीएसटी। मैंने ये 3 सब्जेक्ट्स जानकर चुना है क्योंकि ये 3 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसका रिवीजन और प्रैक्टिस जो है वो साथ साथ संभव है, वीक में 5 दिन क्लास करके। नंबर 1। नंबर 2, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स इन सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन को पिक करते हैं, इसलिए। अच्छा सर, अगर हम में से किसी का मैथ्स है तो क्या? तो फिर दोस्तों, हमारा जो रेगुलर क्लास 12 का लेक्चर्स है ना, वो इनफ है। बट आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप सारे लेक्चर्स को देख लो। पर मैथ्स में वही रिक्वायरमेंट है कि आप उतने डिटेल जाओ, क्योंकि मैं आपको डराने नहीं के लिए नहीं बोल रहा, बट जो 11-12 का आप लोग पेपर देखे हो ना, मैथ्स जनरली स्पीकिंग सीयूईटी में उससे एक लेवल अप आता है। क्योंकि अपने लोग 1 महीना प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो मैं आपको झूठ झूठ नहीं बोलना चाहता या किसी भ्रम में नहीं रखना चाहता कि जस्ट जो बच्चा अभी तक मेहनत नहीं किया मैथ्स में, एक महीना कर लेगा मैथ्स में और वो सीयूईटी के लिए एकदम अच्छे मार्क्स ले आएगा। ऐसा मैंने एक्सेप्शनल केसेस में ही देखा है, मेजॉरिटी में ये पॉसिबल नहीं होता। पर हाँ, इन तीनों सब्जेक्ट्स का अगर आपको नॉलेज है तो आप इन तीनों सब्जेक्ट्स के दम पर अच्छा कर सकते हो। फोर्थ सब्जेक्ट इंग्लिश होता है, जिसको अभी हम लोग डील नहीं करते। अच्छा, इन तीनों सब्जेक्ट की फीस, अगर हमें सर डेमो अच्छा लगा जो आपने ऑलरेडी स्केड्यूल कर रखा है इस क्लास में भी, तो सर क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी ये भी बता दीजिए, एंड एट द सेम टाइम ये भी बता दीजिए इन तीनों सब्जेक्ट की फीस क्या है। दोस्तों, जो क्योंकि आपका एग्जाम्स जो होगा वो मई मिड में होगा, तो हमारी क्लासेस भी तब तक चलेंगी। और जो आपका फी रहने वाला है वो एक वन टाइम फी तीनों सब्जेक्ट का मिक्स करके है, वो है 5,000 रुपीज। इसमें तीनों सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड है। ऑब्वियसली जहां आपको लाइव क्लास देखना रहेगा आपको लाइव क्लास मिलेगा, जहां आपको रिकॉर्डेड का जरूरत पड़ेगा वहां आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स को भी देखना पड़ेगा।
राइट। नोट्स ऑब्वियसली आपको आपके ऐप के अंदर मिल जाएगा, क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस आपको आपके ऐप के अंदर मिल जाएगा, उसके लिए आपको हमेशा हमें बार बार मैसेज करने का दरकार नहीं पड़ने वाला, राइट। ये ऑब्वियसली एनरोल स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूं। बाकी क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी दोस्तों, ये जो पहला लेक्चर आज अपलोड होने जा रहा है, बस आप समझ लो दिस मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ अवर क्लासेस। अब वीकडेज में हमारी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, टाइमिंग्स मैंने आपको रेगुलर क्लासेस का बता दिया है। सो दोस्तों वेरी गुड, आपने ये सारा बात यहां तक सुन लिया है। अब चलिए आपके बीएसटी के पहले डेमो लेक्चर की तरफ। टॉपिक का नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आओ एवरीवन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट अपने पढ़ते हैं, एंड आपको इसमें ना नोट्स भी समझ आ जाएगा कि किस तरह से है। ये नोट्स है हमारा पहले, उसके बाद ना आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए नीचे में देखिएगा एमसीक्यूज भी अवेलेबल होगा। ये रहा, इधर आ जाता हूं ना, ये देखिए ये एमसीक्यूज भी है, होमवर्क क्वेश्चंस भी आपको नीचे में मिल जाएंगे, सब्जेक्टिव तो ही होमवर्क क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। बराबर बात है सर। तो ये सारा चीज बोल दिया हूं, अब आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग ना एक्चुअल में पढ़ाई की तरफ चलते हैं। सबसे पहले सर, बिजनेस फाइनेंस क्या होता है दोस्तों? वो पैसे जो बिजनेस एक्टिविटीज को कैरी आउट करने के लिए चाहिए होती है उसे बिजनेस फाइनेंस कहते हैं। मनी रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटीज, मनी रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटीज इज कॉल्ड बिजनेस फाइनेंस, नंबर वन। नंबर टू, सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है? देखो भाई ऐसा है, एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक कंपनी को यह डिसाइड करना पड़ता है पहली बात तो उससे पैसे क्यों चाहिए। क्यों चाहिए मतलब वो क्या इस्तेमाल करेगा पैसे का। क्या वो मशीनें खरीदेगा, क्या वो एक और नई फैक्ट्री बैठाएगा, क्या होने क्या वाला है एग्जैक्टली, या उसको स्टाफ को रेगुलरली पे करने के लिए पैसे चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, एक बार ये डिसाइड कर लिया कि पैसे कहां यूज होंगे, तो अब कैलकुलेशन में ये बैठते हैं वो लोग कि कितने पैसे यूज करेंगे, कितने पैसे का दरकार है, हाउ मच फंड्स आर रिक्वायर्ड, एंड उस फंड को प्रॉपरली यूटिलाइज करना, यही फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। ये रहा देखो, इट रेफर्स टू द एफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस, मतलब पहले आपके पास पैसे सस्ते में रेज हो, उसके बाद आप एफिशिएंटली इस पैसे को यूटिलाइज करें, दूसरी बात। और तीसरी बात, यूटिलाइज करने के साथ साथ में एफिशिएंट डिस्पोजल ऑफ सरप्लस। अगर कंपनी अच्छा करती है तो प्रॉफिट्स होता है, तो उससे रिलेटेड जो डिविडेंड आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो वो एफिशिएंटली डिस्ट्रीब्यूट करो कि शेयर होल्डर्स भी सेटिस्फाइड हो, एट द सेम टाइम कंपनी का जो ग्रोथ है वो भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। बराबर बात है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आपको बता रहा हूं, वेरी हाई चांसेस कि वो सीयूईटी में आए। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर वेल्थ, यानी कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है, जो बेसिकली ये कहता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो शेयर्स है उनकी वैल्यूज बढ़े, उन शेयर्स की वैल्यू में इजाफा हो। दैट इज व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट्स मेन ऑब्जेक्टिव, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। क्या? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। अब वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मतलब पर शेयर का कीमत कब बढ़ेगा? नंबर वन, जब कंपनी सस्ते में पैसा मार्केट से उठाए। सस्ते में पैसा मार्केट से उठाए मतलब लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर बाजार से लोन्स रेस करे, या अगर शेयर्स इशू कर रही है तो शेयर्स को इशू करने की प्रक्रिया में जो ब्रोकरेज कॉस्ट लगता है, अंडरराइटिंग कमीशन देना पड़ता है, वो कम से कम लगे। सही है। दूसरी बात, जब फंड्स आ जाए हमारे पास यानी कंपनी के पास, तो कंपनी उसको एफिशिएंटली यूज करे। और तीसरा बात, कंपनी ये इंश्योर करे कि कंपनी का फंड सेफ रहे, सही जगह पे री इन्वेस्ट हो। राइट सर? यस सर, बात समझ में आ गया हमें। अब अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ना जो इंपॉर्टेंस है या रोल है उसका, वो है ये हमें बताता है कि कितने असेट्स हमें चाहिए, कितने के फिक्स्ड असेट्स चाहिए, कितने हमारे करंट असेट्स रहेंगे, कितने पैसे हम लॉन्ग टर्म में यूज करेंगे। ऑब्वियसली फिक्स्ड असेट के लिए जो पैसा उठाओगे वो लॉन्ग टर्म है, करंट असेट्स के लिए जो पैसा उठाओगे वो शॉर्ट टर्म है। और जो टोटल पैसा है उसमें डेट का कंपोनेंट कितना है, मतलब लोन का कंपोनेंट कितना है, और इक्विटी का कंपोनेंट कितना है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्या आइटम्स आने चाहिए, मतलब क्या जगह पर हम खर्च कर रहे हैं, कहां से हम अपने रेवेन्यूज को और बढ़ा सकते हैं। राइट सर। तो अब अगर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखें तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो,
लिक्विडिटी मेंटेन हो, फाइनेंशियल कमिटमेंट्स मीट हो, फंड्स प्रॉपरली यूटिलाइज हो। पर अगर ऑप्शन में दिया मेन ऑब्जेक्टिव, तो जैसा कि आपको सेंटर में दिख रहा है वो है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। बाकी सब वेल्थ मैक्सिमाइजेशन से जुड़े हुए चीजें हैं, हर चीज होगा तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होगा, पर याद रखना वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज द की ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब दोस्तों, हर ऑर्गेनाइजेशन को कुछ फाइनेंशियल डिसीजंस लेने होते हैं, और ये डिसीजंस कितने टाइप के होते हैं ये एग्जाम में एमसीक्यू में आ सकता है। 3 टाइप के होते हैं। इसके ऊपर हम लोगों ने चर्चा कर ली है, पर आओ एक बार बात करते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल डिसीजंस। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल डिसीजंस। नंबर 1, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, मतलब लॉन्ग टर्म में हम पैसे कहां जमा करेंगे। क्या हम लोग कोई मशीनरी खरीदेंगे, या हम लोग किसी और कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे, तो उसको, या क्या क्या हम लोग कोई रियल एस्टेट बाई करेंगे एज अ कंपनी, उसको दोस्तों हम लोग कहते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। क्या बोलते हैं सर? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। दूसरी बात होती है फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब है, देखो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में तो आपने ये डिसाइड किया कि इन्वेस्ट कहां करना है, फाइनेंसिंग डिसीजन में आप डिसाइड करोगे कि पैसे कहां से आएंगे, और फाइनली डिविडेंड डिसीजन। दोस्तों इसमें आप ये डिसाइड करते हो कि जो हमारे प्रॉफिट्स बच गए हैं उन प्रॉफिट्स में से कितना हिस्सा डिविडेंड के लिए हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और कितना हिस्सा हम लोग कंपनी के बिजनेस ऑपरेशंस के लिए फ्यूचर में यूज करेंगे। क्या हमें बात समझ में आती है क्या? यस सर, बात समझ में आती है। दैट इज व्हाट इज ऑल अबाउट द टॉपिक फाइनेंशियल डिसीजंस। अच्छा, जब हम लोग इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर आते हैं ना, तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट डिसीजन में भी ना 2 तरीके के डिसीजंस होते हैं, ये सुन लेना। एक होते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, और एक होते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। फिर से बोलो, एक होते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स और एक होते हैं आपके शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, बराबर। एक होते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स जिसको बोलते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजंस, वही फर्नीचर फिक्सचर, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। दोस्तों इनसे जुड़े हुए जो डिसीजन है ना, इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल बजटिंग या लॉन्ग टर्म डिसीजंस। पर अब मान लो कंपनी को कोई सैलरीज देनी है, मतलब डे टू डे खर्चे के लिए कंपनी पैसे को प्लान कर रही है, उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल डिसीजंस। तो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा अगर रेस कर रहे हो तो वो कैपिटल बजटिंग डिसीजन के अंदर आता है, शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हो तो वो वर्किंग कैपिटल डिसीजन मेकिंग के अंदर कवर होता है। सर हमें बात समझ में आता है, आगे बढ़ते हैं। याद रखना, यही मैं आपको समझा रहा था, लॉन्ग टर्म अगर आपका पैसा फंसने वाला है कहीं पर, इन्वेस्ट होने वाला है, आई मीन कहीं पर, उसे हम लोग कैपिटल बजटिंग डिसीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिटल बजटिंग डिसीजन। मेक श्योर आप लोगों को पता रहे। एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजन, फिक्स्ड एसेट्स परचेस करना, नए ब्रांच को खोलना, नए प्रोडक्ट लाइन को बनाना, कोई एडवांस टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन पे काम करना, मेजर बड़ा एक्सपेंडिचर एडवर्टाइजमेंट पे, ये सब लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस है। समझ में आ गया? यस सर। अब व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजंस, मतलब आप कितना इन्वेस्ट करने वाले हो, आप कितना इन्वेस्ट करोगे, कैपिटल बजटिंग करोगे कितने का, वो किन चीजों पे निर्भर करता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजंस, मतलब लॉन्ग टर्म में आप कितना इन्वेस्ट करोगे ये किस पर निर्भर करता है। सबसे पहले कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट पर। अगर आप सोच के देखो कि अगर एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना है तो आप कैश फ्लोज भी ज्यादा एक्सपेक्ट करोगे, पर अगर कैश फ्लोज बहुत कम है या बहुत कम पीरियड के लिए है तो शायद आप बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट न करो। तो आप कितना कैपिटल बजटिंग में इन्वेस्ट करोगे, यानी कितना लॉन्ग टर्म असेट्स में इन्वेस्ट करोगे, ये इस बात पे निर्भर करता है कि उस असेट की वजह से कैश फ्लो कितना अमाउंट का और कब तक आने वाला है। पहली पॉइंट में यही लिखा हुआ है। रेट ऑफ रिटर्न, ऑब्वियस सा बात है, उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे जिसमें रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा रहे, ठीक है। तीसरा, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व का मतलब होता है, ये आप लोग अप्लाइड मैथ्स के जो स्टूडेंट है उन लोगों ने कैलकुलेशन किया है कि एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वो इस बात पे निर्भर करता है कि जब हम लोग नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड से कैलकुलेशन किए, ये कैलकुलेशन का मेथड है। अगर आप लोग सीए जैसी कोर्सेज करोगे तो उसमें हम लोग ये बताते हैं स्टूडेंट्स को, एनपीवी अप्रोच, टाइम वैल्यू ऑफ मनी नाम के चैप्टर में, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, पे बैक पीरियड, ये सारी चीजें इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया बताती है कि कंपनी को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और फाइनली अब आते हैं हम लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे, जिसको मैंने क्या बोला था, वर्किंग कैपिटल डिसीजन, राइट। ये भी इस बात पर निर्भर करता है कि कंपनी का कैश फ्लोस कितना रेगुलर है, कि कंपनी का साइज क्या है, कंपनी किस बिजनेस में है, राइट सर। सर समझ में आ गया।
लेकिन अगर अब हम लोग सोर्सेज ऑफ फाइनेंस पे चले, पैसे किस टर्म में इन्वेस्ट करेगी वो समझ में आ गया। लॉन्ग टर्म को कैपिटल बजटिंग बोलते हैं, शॉर्ट टर्म को वर्किंग कैपिटल डिसीजंस बोलते हैं, बराबर है ना। लेकिन ये पैसे आएंगे कहां से? इसमें दो बातें हैं, शेयर होल्डर फंड्स है और बोरोड फंड्स है। तो शेयर होल्डर फंड्स मतलब जो कैपिटल है, रिजर्व्स है, रिटेन्ड प्रॉफिट्स है, वो सब है। और बोरोड फंड्स का मतलब है जो आपने उधार या डेट बाजार से रेस कर रखा है, वो यहां पर कवर होता है। अच्छा, फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन, इसका मतलब है आप कहां से आप डेट रेस करोगे या इक्विटी या मिक्स रेस करोगे, ये किन चीजों पे निर्भर करता है। ऑब्वियस सी बात है, पहला बात है कॉस्ट, खर्चा कितना लग रहा है आपका। अगर खर्चा बहुत ज्यादा लग रहा है, खर्चा बहुत ज्यादा लग रहा है किसी सोर्स से पैसे रेस करने का, मान लो 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक्स चार्ज कर रहे हैं, तो वो सही तरीका नहीं है पैसे रेस करने का, राइट। तो लो कॉस्ट में आप रेस करना चाहेंगे। रिस्क, कंपनी को कितना रिस्क है। अब आप सोचो अगर कंपनी इक्विटी से पैसे रेस करती है तो रिस्क ज्यादा नहीं है, क्योंकि कंपनी के कोई एसेट्स मॉर्गेज नहीं रहते। कैश फ्लो पोजीशन क्या है। अब सोचो अगर कोई कंपनी के पास रेगुलर कैश फ्लो आता है, ठीक है ना, रेगुलर कैश फ्लो अगर आता है तो वैसी कंपनी लोन लेना अफोर्ड कर सकती है, क्योंकि वो रेगुलर कैश फ्लो से अपना इंटरेस्ट और लोन अमाउंट पे कर सकती है। पर जिस कंपनी के पास पैसे ही 3-4 साल में आते हैं, 1 साल 2 साल में 1-2 बार पैसे आते हैं क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट होता है, तो वैसी कंपनी को लोन से बचाना चाहिए जनरली। यही यहां पर लिखा हुआ है। कंट्रोल कंसिडरेशंस, यस, अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के मन में यह भावना है कि हम लोग कंपनी का शेयर होल्डिंग रिटेन करना चाहते हैं, तो फिर आप इक्विटी इशू नहीं करोगे, आप डेट प्रेफर करोगे। पर अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर नए शेयर होल्डर्स आ जाएं, तब फिर आप दोस्तों जो है वो किसी और चीज पर भी निर्भर कर सकते हो। अंडरस्टूड सर, अंडरस्टूड सर, अंडरस्टूड सर। सर हमें बातचीत समझ में आ गया है। कंट्रोल कंसिडरेशंस। नेक्स्ट है फ्लोटेशन कॉस्ट। नेक्स्ट क्या है बताओ बाबू। नेक्स्ट है फ्लोटेशन कॉस्ट। नेक्स्ट है फ्लोटेशन कॉस्ट। जब बाजार में शेयर्स इशू करते हैं आप लोग, तो उस शेयर्स को इशू करके जो कमीशन, अंडरराइटर, ये सब होता है, वो ज्यादा कहां लग रहा है, उस सोर्स को आप प्रेफर डेफिनेटली नहीं करोगे। सर हमें बात समझ में आती है। अब बच्चा लोग, हम लोग चलते हैं किसकी तरफ बताओ, डिविडेंड डिसीजंस की तरफ। किसकी तरफ बच्चा लोग बताओ, डिविडेंड डिसीजन की तरफ। क्योंकि बाबू 3 तरीके का फाइनेंशियल डिसीजन होता है। नंबर 1, इन्वेस्टमेंट कहां करें, पैसे कहां से उठाए, और जो सरप्लस पैसे हैं वो डिविडेंड के रूप में ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करें, नहीं करें, या कम डिस्ट्रीब्यूट करें। आओ, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए कि नहीं, वो किन चीजों पे निर्भर करता है। अरे पर सर डिविडेंड होता क्या है, कंपनी ने जो प्रॉफिट किया, उस प्रॉफिट का वो हिस्सा जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स में बांटती है, उसे डिविडेंड कहते हैं, बराबर। आइए अब बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन। नंबर 1, अर्निंग्स। अर्निंग्स कितना है, ज्यादा अर्निंग्स है तो कंपनी जैसे आईटीसी रेगुलर डिविडेंड देती है, तो आप अफोर्ड कर सकते हो। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, ये खतरनाक पॉइंट है। अगर आप रेगुलरली अर्न नहीं कर रहे, तो बेटर है कि आप उसको जो है पैसे को सेव करके रखो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए, ना कि शेयर होल्डर्स में बांटते फिरो। तीसरी, कैश फ्लो पोजीशन। अब आईटीसी जैसी कंपनी कैश रिच है, कैश इनके पास रेगुलर आता है, सिर्फ बुक का प्रॉफिट नहीं होता, एक्चुअल में कैश आता है। तो अगर कैश फ्लो पोजीशन अच्छा है, यू कैन गिव डिविडेंड्स। पर खाली बुक में प्रॉफिट्स है, सच में पैसे आने बाकी हैं, तो फिर डिविडेंड देने से बचना चाहिए। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, हाँ, अब जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज है, वो डिविडेंड कम देती है डिस्ट्रीब्यूट, क्यों, क्योंकि वो लगातार किसी ना किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रही होती है, तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। कंपनी को यह याद रखना चाहिए कि कंपनी पास्ट फ्यू ईयर से स्टेबल वे में डिविडेंड पे कर रही हो लोगों को, अगर हाँ, तो ये आगे भी बरकरार रखना चाहिए बच्चे लोग। सर हमें बता चलता है, सर हमें बात समझ में आता है। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर्स, कि शेयर होल्डर्स को क्या पसंद है, शेयर होल्डर्स क्या चाहते हैं, रेगुलर डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या ऐसे शेयर होल्डर्स हैं जो एक्सपेक्ट करते हैं शेयर की वैल्यू बढ़े। जो शेयर की वैल्यू बढ़े एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे रिलायंस के शेयर होल्डर्स, तो उसमें आप डिविडेंड नहीं भी बांटोगे तो चलेगा। पर अगर शेयर होल्डर्स रेगुलर डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आपको उन्हें निराश करने का कोशिश नहीं करना चाहिए, राइट। फाइनेंशियल प्लानिंग, नाम से ही समझ में आ गया काम। डिसाइडिंग इन एडवांस हाउ मच टू स्पेंड, ऑन व्हाट टू स्पेंड,
according to the funds at your disposal. In other words, it helps in the process which helps in objective policies, procedures and budget to deal with financial activities. मतलब पैसे कितने यूटिलाइज करने हैं ये हमें, मतलब इसमें ये इंश्योर करने का कोशिश करना है. फाइनेंशियल प्लानिंग ये इंश्योर करता है कि हमारे पास जरूरत से ज्यादा भी पैसे ना बचे. क्या फायदा वैसे पैसे रेस करके, या पैसे की कमी भी ना हो, एक बैलेंस्ड अमाउंट रेस करें हम लोग. राइट सर. अब देखो, एक बेसिकली आपके सामने एक इंडिविजुअल का नाम आ गया, जेरस्टेनबर्ग. फाइनेंशियल प्लानिंग इंक्लूड्स, इनके हिसाब से, डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट ऑफ फाइनेंस नीडेड, कितना फाइनेंस चाहिए, कहां से फाइनेंस लेंगे, और वो फंड्स को कैसे यूटिलाइज करेंगे. सर समझ में आ गया. तो सबसे पहला स्टेप है फाइनेंशियल प्लानिंग का, कैपिटल रिक्वायरमेंट को एस्टिमेट करना. एस्टिमेट करने के बाद कहां से रेस करेंगे, और तीसरा ये इंश्योर करना कि प्रॉपरली उसका इन्वेस्टमेंट हो. सर हमें बात समझ में आता है. सर हमें बात समझ में आता है. दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है कैपिटल स्ट्रक्चर. मान लेते हैं कंपनी ने बाजार से पैसे रेस कर लिए, तो दोस्तों जो डेट और इक्विटी का मिक्स होता है ना, उसे हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर कहा करते हैं. जो डेट और इक्विटी का मिक्स होता है उसे हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं. जो कंपनी के पास डेट और इक्विटी का मिक्स होता है ना, वो हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं. यानी कि कैपिटल स्ट्रक्चर इक्वल्स टू डेट बाई इक्विटी. राइट, सही है सर. कंपनी को एक बैलेंस्ड वे में चलना चाहिए, दोनों का एक मिक्स लेकर चलना चाहिए. फाइनेंशियल लेवरेज एक टर्म आ गया दोस्तों. इसका मतलब होता है ओवरऑल कैपिटल में, मान लो कंपनी ने 10 लाख रेस कर रखा है, तो उसमें से आपका डेट कितना है, मान लो 4 लाख. तो आप अगर फाइनेंशियल लेवरेज निकालना चाहो तो डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी कर लो, है ना. इक्विटी नेचुरली 6 लाख हो गया. राइट सर, बात समझ में आ गया. अच्छा, अब अलग अलग केसेस हैं. देखो यहां पर आप इधर पे इन लोग ट्रेडिंग ऑन इक्विटी समझा रहे हैं. क्या समझा रहे हैं? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी. एक बात देखना, 3 सिचुएशन है, तीनों केसेस में अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स तीनों कंपनी का 7 लाख है. राइट. ये जो कंपनी बी है और कंपनी सी है ना, इसने क्या किया है, इसने ना डेट भी रेस कर रखा है, और डेट रेस करने की वजह से इसे 1 लाख रुपया का इंटरेस्ट पे करना पड़ता है. कंपनी सी ने तो 20 लाख का डेट रेस कर रखा है, तो 2 लाख इंटरेस्ट पे करना पड़ता है. तो अर्निंग बिफोर, और कंपनी ए ने पूरा का पूरा जो है वो इक्विटी से पैसे रेस किए, तो नेचुरली इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करना पड़ता. तो ईबीटी ये हो गया, अर्निंग बिफोर टैक्स. अब टैक्स 30% है, तो तीनों केसेस में 30% गया, तो हमारे पास अर्निंग आफ्टर टैक्स आया. लेकिन अब देखो, क्योंकि कंपनी ए ने 5 लाख इक्विटी शेयर इश्यू कर रखा था, तो अर्निंग आफ्टर टैक्स और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर डिवाइड करें तो अर्निंग पर शेयर 0.98 आया. कंपनी बी ने 4 लाख इक्विटी शेयर इश्यू कर रखा था, तो 1.05 आया, और इसने 3 लाख का इक्विटी इश्यू कर रखा था, तो अर्निंग पर शेयर 1.16 आया. आप लोग देखो, कंपनी सी जो काफी हद तक डेट पे रिलाई की, उसे इक्विटी पर कम रिलाई करना पड़ा. इस वजह से वो अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को भी ज्यादा खुश कर पाई. उनका अर्निंग पर शेयर देखो ज्यादा है कंपेयर टू कंपनी है जो पूरा इक्विटी पर निर्भर थी. ट्रेडिंग ऑन इक्विटी वो कॉन्सेप्ट है जो बताता है कि एक कंपनी जो डेट और इक्विटी का मिक्स लेकर चलती है, उसको एडवांटेज ये मिलता है कि वो अपने शेयर होल्डर्स को हायर अर्निंग पर शेयर कंपनी सी और कंपनी बी की तरह ऑफर कर पाती है. ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने इंटरेस्ट पे किया, तो उन्हें टैक्स कम पे करना पड़ा. सर हमें बात समझ में आ गया. सर हमें बात समझ में आ गया. राइट सर, राइट सर. फैक्टर डिटरमाइनिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर, मैंने आपको बताया था कैश फ्लो. अगर कैश फ्लो रेगुलर है तो आप ज्यादा डेट पर रिलाई कर सकते हो. इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हाई है, आप लोगों ने अकाउंट्स में पढ़ा है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बाय इंटरेस्ट. हाई है मतलब कंपनी सिक्योर्ड है, कोई बात नहीं और डेट रेस कर सकती है. डेट सर्विस कवरेज रेशियो, अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में कमी रह गई तो वो डेट सर्विस कवरेज रेशियो कन्वर्ट या बेसिकली कवर कर लेता है. राइट. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर कंपनी का हाई आरओआई है तो फिर कंपनी जैसे चाहे वैसे कर सकती है. कॉस्ट ऑफ डेट, सस्ते रेट में अगर लोन रेस कर पा रही है तो डेट पर जाना चाहिए. टैक्स रेट, अगर हाई टैक्स रेट है तो डेट पे रिलाई करो. क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट जो आप पे करते हो वो टैक्स डिडक्टेबल है. देखो ना, इंटरेस्ट पे किया तो टैक्स कम पे करना पड़ा. यस और नो. देखो 1 लाख टैक्स, यहां पर जो इंटरेस्ट है 2 लाख था, तो टैक्स जो है वो कम पे करना पड़ा 60,000 और 30,000, क्योंकि इंटरेस्ट इज टैक्स डिडक्टेबल. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है यहां पर. क्या हमें बात समझ में आया?
कुछ और टर्मिनोलॉजीज है वो मैं आपको समझाऊंगा, जैसे वर्किंग कैपिटल। जो शॉर्ट टर्म असेट्स डे टू डे खर्चों के लिए चाहिए होते हैं ना, उसे वर्किंग कैपिटल कहते हैं। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का मतलब है ऑल द करंट असेट, जैसे कैश, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, राइट, इन्वेंटोरी। और नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। सर समझ में हमें आता है? ओके सर, ये फैक्टर्स अफेक्टिंग हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो हम लोग दोबारा इस पर चर्चा नहीं करेंगे। अब आओ फाइनली हमें एमसीक्यू प्रैक्टिस करने का मौका मिला, आओ इसका फायदा उठाते हैं हम लोग। आओ देखो क्वेश्चन क्या है। सीता इज अ मैन्युफैक्चरर who deals in stainless steel. Ram is also a manufacturer dealing in bakery products. Based on the length of operating cycle, ए देखो, सीता जो है वो एक मैन्युफैक्चरर है जो स्टेनलेस स्टील में डील करती है, तो सीता को तुरंत पेमेंट नहीं मिलता उसके प्रोडक्ट्स के लिए, क्योंकि स्टेनलेस स्टील इंडस्ट्री ऐसे ही चलती है। राम जो एक मैन्युफैक्चरर है पर वो बेकरी प्रोडक्ट्स है, तो उसको तुरंत तुरंत कैश मिलता है। लोग केक या जो भी सामान है वो बेचते हैं और लेके जाते हैं। लेकिन सीता को तो लंबा समय लगता है पैसे आने में, तो ज्यादा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट किसका होगा आप बताइए? सीता का। क्यों? क्योंकि राम के पास तो रेगुलर अपना प्रोडक्ट बेचकर कैश आ रहा है, पर सीता के पास तो टाइमली कैश नहीं आ रहा ना, स्टेनलेस स्टील का बिजनेस है। अंडरस्टूड सर। Choose the correct options regarding the arrangement of current assets in the order of liquidity from highest to lowest. Highest to lowest. Choose the correct option regarding arrangement of current assets in the order of liquidity from highest to lowest. Liquidity का मतलब है कितना इजीली कोई चीज कैश में कन्वर्ट हो सकता है। जो हाईली लिक्विड है मतलब वो इजीली कैश में कन्वर्ट हो सकता है। कम लिक्विड का मतलब है थोड़ा मुश्किल है कैश में कन्वर्ट होना। तो सबसे ज्यादा लिक्विड तो कैश खुद होता है, फिर मार्केटेबल सिक्योरिटीज मतलब इजीली सेलेबल सिक्योरिटीज, फिर बीआर और फिर डेटर्स। तो हमें डी सही लग रहा है क्योंकि इसमें कैश पहला पॉइंट है। अरे कैश से ज्यादा लिक्विड क्या होगा, क्योंकि कैश ऑलरेडी कैश के फॉर्म में है। समझ में आया? यस सर। विच कॉन्सेप्ट होल्ड्स हेल्प्स टू इंक्रीज द रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर्स विद अ चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी? बहुत ही सिंपल है, अभी जवाब मैं देकर आया, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। जब आप ज्यादा डेट यूज करते हो तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए रिटर्न बढ़ता है इन द फॉर्म ऑफ हायर अर्निंग पर शेयर। फाइनेंशियल प्लानिंग की क्या ऑब्जेक्टिव है ये लोग पूछ रहे हैं। सो दोस्तों, द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग हम लोग आज ही पढ़ के आए, टू एंश्योर टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स और अवॉइड आइडल फंड्स। फालतू पैसा भी ना पड़ा हो और टाइमली पैसा मिल जाए, तो दोनों ही सही है। देखो, Dash is the operational activity of a business that is responsible for obtaining and efficiently utilizing the funds necessary for efficient operations. So दोस्तों, operational activity of a business that is responsible for obtaining and efficiently utilizing, इसी को तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलते हैं ना। सही है सर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। Which component of capital structure determines the overall financial risk in an organization? कैपिटल स्ट्रक्चर का कौन सा जो कंपोनेंट है? बहुत आसान क्वेश्चन आ गया है, पूछना भी मत मेरे से। डेट, क्योंकि डेट एक फिक्स्ड कमिटमेंट होता है। आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द नेट वर्किंग कैपिटल मतलब करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी है ना। 30,000 और 25,000, 55,000, 5,000 हो गया 60,000। डेट टोटल करंट असेट्स आ गए 60 ना। हाँ ठीक है। लायबिलिटीज है 17,000 और 8,000, 25 और 3, 28। तो 28, 60 माइनस 28 आता है 32, तो 32,000 हमारा आंसर होगा। इजी क्वेश्चंस और टफ वो आपके प्रिपरेशन पर निर्भर करता है। आइए आगे बढ़ते हैं। कंपनी ए हैज अ पैट ऑफ 1.5 लाख एंड इट्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इज कितना? 10,000, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है। कंपनी बी हैज अ पैट ऑफ 1,20,000 एंड इट्स नंबर ऑफ शेयर इज 12,000। विच कंपनी एज बेटर ईपीएस एंड बाई हाउ मच? अर्निंग पर शेयर क्या होता है? पैट बाई नंबर ऑफ शेयर्स, तो 1.5 लाख बाई 10,000 यानी कि 15 आ गया ना, क्योंकि यहां पर भी 4 जीरो गया, 4 जीरो गया, 15 गया। और यहां है 1,20,000 बाई 12,000, 10, तो 15 कंपनी ए का था ना। एक बार फिर से देख लो, 1.5 लाख, 4 जीरो 4 जीरो, हाँ तो 15, और ये 1,20,000 है। 1,20,000 बाई 12,000 ना, 1,20,000 बाई 12,000, तो ये भी सिंपल है ना। इसमें 10 हो गया, तो एक जगह 15 और 10 और 5 का डिफरेंस आ रहा है। कंपनी जो ए है उसका अर्निंग पर शेयर जो है नेचुरली हम लोग देख पा रहे हैं कि ज्यादा आ रहा है। ठीक है ना। कंपनी ए का 5 रुपए से, 15 नहीं 5 रुपए से। ठीक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अच्छा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा, आइए देखते हैं। करंट असेट्स आर यूजुअली मोर लिक्विड देन फिक्स्ड असेट्स, हाँ। करंट असेट्स कंट्रीब्यूट लेस टू प्रॉफिट्स, हाँ। बिल्स रिसीवेबल डेटर्स, ना 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 ना, इन लोग तो करंट असेट्स है, फिक्स्ड असेट्स नहीं है, ये इनकरेक्ट है। प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स, स्पेसिफाइंग द सोर्स ऑफ फंड्स एंड इंश्योरिंग कि इनफ फंड्स आर अवेलेबल, ये सारी चीजों को इंश्योर करना फाइनेंशियल प्लानिंग का डेफिनेशन है। किसका डेफिनेशन है, फाइनेंशियल प्लानिंग का। इनमें से कौन सा एक फाइनेंशियल डिसीजन नहीं है, डिविडेंड है, इन्वेस्टमेंट है, फाइनेंसिंग है, ग्रोथ डिसीजन फाइनेंशियल डिसीजन नहीं है। नेक्स्ट, debt is considered to be cheaper than equity because for borrowers, हाँ, interest on debt is basically tax deductible, तो deductible expenditure, very good, पढ़े भी थे हायर अर्निंग पर शेयर के फॉर्मेट में। डिविडेंड इज दैट पोर्शन ऑफ प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट विच रिटेन्स इन द बिजनेस। undistributed profit which is retained in the business या which remains in the business and undistributed profit which remains in the business is known as dividend is that। अच्छा, retained earnings का यहाँ पर बात हो रहा है, जो बिजनेस में रह गया पैसा उसको तो retained earnings या reserves भी बोलते हैं। to maximize the wealth of owners means, अच्छा क्वेश्चन है, ओनर्स का वेल्थ मैक्सिमाइज कब होगा, जब इक्विटी शेयर्स का वैल्यू बढ़ेगा। आज के क्लास के शुरुआत में बात हुआ था, जाके देख लेना। In financial management, procurement is done for both long term and short term funds, इसको बोलते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन, इसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल डिसीजन, जस्ट सेइंग। आओ, हायर डिविडेंड पर शेयर इज एसोसिएटेड विथ, अब यहां पर ये क्वेश्चन अच्छा है तो देखते हैं। हायर अर्निंग्स, हायर कैश फ्लो, स्टेबल अर्निंग्स एंड लोअर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, हाँ। अगर पर शेयर डिविडेंड ज्यादा है तो आप प्रॉफिट्स रिटेन नहीं कर रहे हो फ्यूचर ग्रोथ के लिए, तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी कम होगा। अच्छा, सबसे सस्ता सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या है, खुद का बचाया हुआ पैसा, रिटेन्ड अर्निंग्स। आगे बढ़ते हैं, असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन भी आता है, तो आइए देखते हैं। ए इनकरेक्ट, आर करेक्ट, बी करेक्ट, अच्छा ठीक है, ठीक है, चलो सही है। असर्शन, इफ डेट इज यूज्ड बियॉन्ड अ सर्टेन, if debt is used beyond a certain, कहां गया क्वेश्चन रे भाई, ये रहा 18, if debt is used beyond a point share prices may fall despite increase in earning per share, हाँ, क्योंकि अब ना आपका जो मार्केट में इंप्रेशन है वो खराब होते चला जा रहा है, तो बात सही है। द फाइनेंशियल रिस्क इंक्रीजेस, हाँ, बोथ आर करेक्ट, शेयर होल्डर सब डरने लग जाएंगे, तो दोनों रीजन सब सही है, इसका आंसर सी होगा, बोथ आर करेक्ट एंड एक्सप्लेनेशन इज करेक्ट। असर्शन, during the boom period the demand for product increases and more working capital is required, whereas during the period of depression the demand declines and less working capital is required। तो दोस्तों ये बात तो देखो, अभी हम लोग अगर बात करें तो सही है, क्योंकि नीड ऑफ वर्किंग कैपिटल बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है, ये भी सी होगा, बोथ आर करेक्ट एंड लॉजिक इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, इससे आपका एक डेमो लेक्चर भी कवर होगा, आपको समझ में भी आएगा कैसे प्रिपरेशन होगा। ऑब्वियसली होमवर्क और ये सारी चीजें एक बार आप लोग एनरोल करा लो, एडमिशन ले लो, राइट। उसके बाद आपके साथ जो बैच है केडिया क्लासेस का मोबाइल एप्लीकेशन, उसमें शेयर हो जाएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, बाकी डिटेल्स आपको वहां मिल जाएगा। क्वेश्चन 20, इन विच केस अ कंपनी शुड गो टू ऑप्ट फॉर इक्विटी रेदर देन डेट, कंपनी को इक्विटी के लिए कब जाना चाहिए रेदर देन डेट। इफ द स्टॉक मार्केट इज राइजिंग, हाँ, तब इक्विटी के लिए जाओ, और इफ द फर्म हैज हायर ऑपरेटिंग कॉस्ट, हाँ, तब, और डेट का खर्चा मत पालो, तो दोनों ही सही रीजन है। दैट्स इट फॉर द डे, गुड बाय एवरीवन। होपफुली क्लास आपका हेल्प किया हो, ऐसे ही बाकी टॉपिक्स भी कवर होंगे। गुड बाय।